नमस्कार। संसद समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बजट में रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में कहा था कि देश के अभियंताओं में इतनी क्षमता और बुद्धिमत्ता है कि वो सर्वोत्तम तकनीक और प्रौद्योगिकी का आविष्कार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शिता के अनुरूप अब रेलवे में हर क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का रेलवे की नीतियों और संचालन में पूरा ध्यान गरीब और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखा जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रेलवे आम आदमी की सवारी है और पिछले 10 वर्षों में ये सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं कि मध्यम वर्ग और आकांक्षी मध्यम वर्ग इसकी सेवाएं ले सकें। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्लीपर और गैर एसी कोचों सहित सामान्य कोचों का एसी कोचों से अनुपात लगभग 2:1 है, यानी ट्रेनों में 2/3 गैर वातानुकूलित और 1/3 वातानुकूलित कोच हैं। ट्रेनों में गैर वातानुकूलित कोच बढ़ाए जा रहे हैं। 10,000 गैर वातानुकूलित कोचों के निर्माण का काम हाथ में लिया गया है और अगले कुछ महीनों में 2500 गैर वातानुकूलित कोच संचालन के लिए मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि आगामी महीनों में लगभग 2500 अतिरिक्त सामान्य कोच का उत्पादन किया जाएगा। उन्होंने उल्लेख किया कि निकट भविष्य में लगभग 10,000 अतिरिक्त सामान्य कोचों का उत्पादन किया जाएगा, जिससे सामान्य कोचों की उपलब्धता में कोई समस्या न हो। रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी ने अमृत भारत पहल के तहत सस्ती कीमतों पर सर्वोत्तम रेलवे की कल्पना की है, जिसे पिछले साल पटरी पर उतारा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अतिरिक्त 50 अमृत भारत ट्रेनों के उत्पादन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। आने वाली 50 अमृत भारत ट्रेनों में 13 नए सुधार शामिल किए जाएंगे। रेल मंत्री ने कहा कि आधुनिक और तेज गति से चलने वाली ट्रेन चलाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वंदे भारत की जोरदार सफलता के बाद अब अमृत भारत ट्रेन चलाना शुरू कर दिया गया है। अभी 2 अमृत भारत ट्रेन चलाई जा रही हैं। ये ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बहुत आरामदायक सफर का अनुभव कराती हैं। जल्द ही 50 अमृत भारत ट्रेन चलाने की योजना है। इन ट्रेनों में 400 से 450 रुपये के बीच में करीब 1000 किलोमीटर का सफर किया जा रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि 100 से 150 किलोमीटर की दूरी वाले 2 मेट्रो स्टेशनों के बीच चलने वाली वंदे मेट्रो ट्रेन को जल्द ही शुरू किया जाएगा। ये ट्रेन यात्रियों के लिए एक वरदान साबित होगी। ये ट्रेन यात्रा का एक नया स्वरूप प्रदान करेगी। पहली वंदे मेट्रो ट्रेन बन गई है, उसका परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संप्रज्ञा काल में केवल 2300 LHB कोचों का उत्पादन किया गया था, जबकि राजग की 2 सरकारों में 37,000 कोचों का उत्पादन किया गया है। उन्होंने कहा कि नई तकनीक के अनुरूप स्वदेशी दिमाग से एक नया कोच विकसित किया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि ट्रेनों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कवच का इस्तेमाल बढ़ाने पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है और जल्द ही सभी ट्रेनों में इसका उपयोग शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश भर में कहीं भी बिना चौकीदार वाले फाटक अब नहीं रह गए हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल में 9000 बिना चौकीदार वाले फाटकों में चौकीदार नियुक्त कर दिए गए हैं या अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज बना दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेन संचालन में सुरक्षा के हर विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। रेल मंत्री वैष्णव के जवाब के बीच बीच में विपक्षी बेंचों से टोका-टाकी हो रही थी। रेल दुर्घटनाओं का जिक्र आने पर उन्होंने कहा कि एक भी दुर्घटना बहुत दुखद है और लेकिन वो विपक्ष के सदस्यों के बार बार पूछने पर रिकॉर्ड रखना चाहते हैं कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के कार्यकाल में साल में औसतन 171 दुर्घटनाएं होती थीं। अब ये आंकड़ा 68% कम हो गया है। उनके ये कहने पर विपक्ष की ओर से कोई कटाक्ष किया गया, जिस पर रेल मंत्री भड़क गए। उन्होंने तेज आवाज में कहा, जो लोग 58 साल के राज में एक ATC यानी कि टक्कर रोधी उपकरण नहीं लगा पाए, वो सवाल उठा रहे हैं। अपने गिरेबान में झांक कर देखें। विपक्ष की ओर से शोर शराबा होने पर रेल मंत्री का गुस्सा भी बढ़ गया। उन्होंने तेवर दिखाते हुए कहा कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के पुराने भाग की एक पुरानी दीवार क्या क्षतिग्रस्त हुई। कांग्रेस की ट्रोल आर्मी ने उसे उठाकर तमाशा खड़ा कर दिया। रोजाना 2 करोड़ से अधिक लोग यात्रा करते हैं, उनको ये डराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसी सदन में जब ममता बनर्जी ने दुर्घटनाओं का स्तर कुछ कम होने पर मेजें थपथपाकर स्वागत किया था, लेकिन आज उससे बड़ी उपलब्धि मिली है, पर उसकी तारीफ करने में सब पीछे हैं।
रेल मंत्री ने कहा, कांग्रेस की झूठ की दुकान नहीं चलेगी। कभी फौज को नीचा दिखाते हैं, कभी रेलवे को, जबकि रेलवे में वो ताकत है कि देश की कोई भी समस्या और बड़ी से बड़ी चुनौती से पार पा सकती है। उन्होंने बताया कि ट्रेनों की सुरक्षा को एटीपी यानी कि स्वचालित ट्रेन सुरक्षा कहा जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के करीब 60 साल के शासनकाल में रेलवे नेटवर्क के पास ये ज़रूरी तकनीक नहीं थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में एटीपी विकसित करने का फैसला किया। कवच का 2016 में पहला परीक्षण हुआ और 2019 में SIL4 प्रमाणन प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि 2022 में इस प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए 3000 किलोमीटर लंबी परियोजना शुरू की गई थी और 2024 में कवच के संस्करण 4.0 को मंजूरी दी गई थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कवच के 3 निर्माता हैं, 2 अतिरिक्त निर्माता जोड़े जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 8000 इंजीनियरों को प्रशिक्षित किया गया है और 6 विश्वविद्यालयों ने अब अपने पाठ्यक्रम में कवच के बारे में अनुभाग शामिल किए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब हमारे पास कवच को बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए आवश्यक मानव संसाधन और क्षमताएं हैं। रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि ट्रैक विफलता रेल दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है, जिसे बड़ी चिंता के साथ संबोधित किया गया है। उन्होंने उल्लेख किया कि पिछले 10 वर्षों में 26,52,000 अल्ट्रासोनिक दोष पहचान परीक्षण किए गए हैं और नई प्रौद्योगिकियों को भी शामिल किया गया है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2013-2014 में लगभग 2500 रेल फ्रैक्चर थे, लेकिन 2024 में ये संख्या घटकर केवल 324 रह गई है, जो 85% की कमी का संकेत देती है। लोको पायलटों के संदर्भ में रेल मंत्री ने कहा कि लोको पायलट रेल परिवार के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं। उनके कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे विद्युतीकरण ने दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि की है और 10 वर्षों में 44,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण हुआ, जबकि 50 वर्षों में केवल 20,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण हुआ था। पिछले 10 वर्षों में विद्युतीकरण से होने वाले लाभों में 600 मिलियन टन अतिरिक्त कार्गो, 640 करोड़ लीटर डीजल की बचत और 400 करोड़ किलो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी शामिल है, जो 16 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने गुरुवार को लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि 2005 का आपदा प्रबंधन विधेयक 19 वर्षों से संवैधानिकता की कसौटी पर खरा उतरा है। आपदा का प्रबंधन राज्य का उत्तरदायित्व होता है और इसमें कहीं भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि आपदा का प्रबंधन और ज़्यादा ठीक तरीके से हो, इसी उद्देश्य के लिए ये संशोधन विधेयक लाया गया है। जब इस विधेयक पर सदन में चर्चा होगी तो सरकार की तरफ से सभी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पेश करने का विरोध करते हुए कहा कि ये संविधान के मुताबिक सही नहीं है और राज्य सरकार के अधिकार में हस्तक्षेप करता है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के समय सबसे पहले स्थानीय प्रशासन ही मदद के लिए आगे आता है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने भी इस विधेयक को पेश करने का विरोध करते हुए कहा कि ज्यादा प्राधिकरण की स्थापना करने से असमंजस की स्थिति पैदा होगी और इसके कारण प्राकृतिक आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्य भी प्रभावित होंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कटाक्ष किया कि यह अच्छा है कि सरकार ने इस बिल को कोई हिंदी नाम नहीं दिया है, जैसा कि वो सभी विधेयक को देते हैं। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए यह आरोप लगाया कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की सबसे बड़ी विरोधी कांग्रेस है, जिसने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि बहुआयामी सुधारों के कारण शिक्षा में व्यापक सुधार हुआ है। आज़ादी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को छोड़कर हर सरकार में शिक्षा व्यवस्था को नज़रअंदाज किया गया था, लेकिन मोदी सरकार में इसे प्रमुखता दी गई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में शिक्षा के बजट में 78% का इजाफा किया गया है। भाजपा सांसद ने कहा कि शिक्षा के बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी हुई है और 390 नए विश्वविद्यालयों का निर्माण किया गया है। उच्च शिक्षा में दाखिला बढ़ाने का सबसे ज़्यादा फायदा दलित, आदिवासी, ओबीसी और महिलाओं को हुआ है। समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह पटेल ने कहा कि आज संविधान के कारण सभी वर्गों को शिक्षा का अधिकार मिला है, लेकिन ये सबसे कष्ट का कारण है कि देश का कोई विश्वविद्यालय दुनिया के 100 विश्वविद्यालयों में शामिल नहीं है। उनका कहना था कि विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलरों की नियुक्ति आरक्षण के आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक से दूसरे विभागों का काम उनसे कराया जाता है और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए।
तृणमूल कांग्रेस की प्रतिमा मंडल ने कहा कि भारत में 50,000 से ज़्यादा कॉलेज और 1,000 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं, लेकिन बजट में शोध आदि गतिविधियों के लिए व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण हमारे बच्चे दुनिया में और पिछड़ जाएंगे। उनका कहना था कि कई निजी शिक्षण संस्थान भ्रामक विज्ञापन देते हैं और बच्चों को गुमराह करते हैं। ऐसे संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के सुधार सिंह ने कहा कि ये बजट देश के शिक्षा के विकास के प्रति प्रतिबद्ध दिखाई नहीं दे रहा है। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुमान से कम निवेश होने से हमारी शिक्षा प्रणाली को खतरे में डाल दिया गया है। शिक्षा में निवेश भारत को द्रुत गति से आगे ले जाएगा, लेकिन देखा जा रहा है कि पिछले 10 वर्षों में लगातार शिक्षा का बजट कम किया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने आज लोकसभा में कहा कि जल जीवन मिशन के तहत सरकार सभी घरों तक शुद्ध जल पहुंचाने का काम कर रही है। CR पाटिल ने प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि जल प्रबंधन राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को आर्थिक सहायता दी जाती है। हर घर जल से सभी की समस्या का समाधान होगा। सरकार इस दिशा में निरंतर काम कर रही है। सरकार राज्यों के साथ मिलकर इस दिशा में काम कर रही है। हर गांव में जो पानी दिया जाता है वो शुद्ध मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 70 साल से लोगों को शुद्ध जल नहीं मिल रहा था, लेकिन मोदी सरकार में ये संभव हो पाया है। पहले पानी के लिए महिलाओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब घरों में ही शुद्ध जल मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत जो काम होना चाहिए था वो नहीं किया गया, लेकिन वर्तमान सरकार इस दिशा में काम कर रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि हवाई अड्डे पर प्रवेश के लिए लाइनों से बचने के लिए डीजी यात्रा ऐप को बेहतर बनाने और अधिक से अधिक हवाई अड्डों पर इसे शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। राममोहन नायडू ने प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि देश में 15 हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा ऐप संचालित किया जा रहा है। 12 हवाई अड्डों पर जल्द इसे शुरू करने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि 30 से 40 हवाई अड्डों में डीजी यात्रा ऐप की सुविधा शुरू हो जाने के बाद यात्रा करने वाले करीब 90% यात्री इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि डीजी यात्रा ऐप में किसी प्रकार की निजता का हनन नहीं हो रहा है। ये ऐप यात्रा करने वाले यात्री के स्मार्टफोन में होता है, जिससे किसी तरह के खतरे की आशंका नहीं है। और आइए अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में बृहस्पतिवार को लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष किए जाने की मांग की गई। वर्तमान में यह आयु सीमा 25 वर्ष है। उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि भारत एक युवा देश है, लेकिन इस अनुपात में युवा राजनीति में नहीं है। उन्होंने कहा, भारत सबसे युवा देशों में आता है। हमारे देश की औसत आयु 29 वर्ष है। देश की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। हमारी आधी आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है। लेकिन क्या हमारे चुने हुए प्रतिनिधि भी इतने युवा हैं? राघव चड्ढा ने कहा कि पहली लोकसभा में चुने गए 26% लोग 40 वर्ष से कम आयु के थे, जबकि 17वीं लोकसभा में मात्र 12% सांसद ही 40 वर्ष से कम आयु के थे। उन्होंने कहा, जैसे जैसे देश जवान हो रहा है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि उस जवानी से काफ़ी दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम युवा देश हैं और राजनीतिज्ञ भी युवा होने चाहिए। राघव चड्ढा ने कहा कि आज हमें युवाओं को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है ताकि युवा भारत के मुख्यधारा की राजनीति में आएँ। उन्होंने कहा कि इस देश में चुनाव लड़ने की आयु 25 वर्ष है, जबकि इस आयु को 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, जब देश का युवा 18 वर्ष की आयु में वोट डालकर अपनी सरकार चुन सकता है और देश का भविष्य चुन सकता है, तो 21 वर्ष की आयु में वो चुनाव भी अवश्य लड़ सकता है। वर्तमान कानून के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य का चुनाव लड़ने की आयु 30 वर्ष है। देश में मतदान के लिए 18 वर्ष की न्यूनतम आयु तय की गई है। पिछले वर्ष कानून और कार्मिक संबंधी समिति ने संसद में पेश अपनी एक रिपोर्ट में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु सीमा को घटाने का सुझाव दिया था। उच्च सदन में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने रायबरेली में 10 साल पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना के बाद भी पूर्ण क्षमता के साथ संचालित न किए जाने पर चिंता जताई और सरकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह को समाप्त कर इस दिशा में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की मांग की। प्रमोद तिवारी ने जब ये मांग उठाई तब रायबरेली की पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी भी सदन में मौजूद थीं। प्रमोद तिवारी ने कहा कि रायबरेली में एम्स की स्थापना 10 वर्ष पूर्व सोनिया गांधी द्वारा की गई थी, लेकिन अभी तक ये अपनी पूर्ण क्षमता के साथ जनता की सेवा नहीं कर पा रहा है।
उन्होंने कहा कि जबकि उस समय रायबरेली के साथ ही जिन अन्य एम्स की आधारशिला रखी गई थी वह अपनी पूर्ण क्षमता के साथ जनता को समर्पित हो गए हैं। प्रमोद तिवारी ने कहा इसका दोष इतना है क्योंकि ये रायबरेली में है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यक भूमि भी उपलब्ध है और चूंकि ये मानवीय मामला है इसलिए इस दिशा में तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा जरूरी नहीं कि कांग्रेस के लोग ही बीमार पड़ें, भाजपा के लोग ज्यादा बीमार होते हैं, इसको तुरंत प्रारंभ किया जाए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य दिग्विजय सिंह ने किसानों द्वारा सरकार को मूंग की ऑनलाइन बिक्री में आ रही परेशानियों का जिक्र करते हुए इसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और केंद्र सरकार से किसानों के हित में इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में मूंग का उत्पादन पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है और इसके मद्देनजर राज्य सरकार ऑनलाइन माध्यम से इसकी खरीदी करती है और इसके लिए वो स्लॉट बुक करती है। दिग्विजय सिंह ने बताया कि चूंकि इसकी खरीदी ऑनलाइन माध्यम से की जाती है, लिहाजा सर्वर डाउन रहने जैसी तकनीकी खामियों या अन्य वजहों से किसान अपनी मूंग की फसल को बेचने के लिए स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार इसके द्वारा ये बुकिंग अचानक बंद किए जाने से हजारों किसान अपना स्लॉट बुक करने से वंचित रह गए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके क्षेत्र में ये सब हो रहा है। भोजनावकाश के बाद राज्यसभा में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हुई, जिसका जवाब देते हुए इस मंत्रालय के प्रभारी मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि वर्ष 2030 तक शहरों में रहने वालों की संख्या देश की कुल आबादी का 40% होने का अनुमान है, जिसे देखते हुए आधुनिक अवसंरचना निर्माण एवं उनका रखरखाव करना होगा और केंद्र सरकार इसके लिए प्रयासरत है। उन्होंने ये भी कहा कि 1992 में 74वां संविधान संशोधन कर कहा गया कि शहरी विकास राज्यों का विषय है और शहरी स्थानीय निकायों को 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों को करने का अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि इसलिए निर्माण कार्य पूरा होने के बाद रखरखाव के लिए राज्य सरकारों को ध्यान देना चाहिए। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री ने कहा कि 2014 से पहले शहरी विकास पर उस तरह ध्यान नहीं दिया गया जिस तरह दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीते 10 साल में इस क्षेत्र पर समुचित ध्यान दिया गया, जिसकी वजह से उल्लेखनीय कार्य हुआ है तथा अपेक्षाओं के सकारात्मक परिणामों की वजह से ही नरेंद्र मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आई है। उन्होंने कहा कि बजट में शहरी विकास मंत्रालय के लिए 85,576 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और ये आवंटन विकसित भारत का प्रधानमंत्री का सपना साकार करने में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के गठन के बाद पहली बैठक में ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ आवास बनाने की मंजूरी दी गई, जिनमें से 2 करोड़ आवास गांवों में और 1 करोड़ आवास शहरों में बनाए जाने हैं। मनोहर लाल खट्टर ने कहा बड़ी चुनौती ज़रूर है क्योंकि आज शहरों में संख्या बढ़ रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी का 31.2% भाग शहरों में निवास करता था और 2030 तक ये संख्या 40% होने का अनुमान है। इसे देखते हुए आधुनिक अवसंरचना निर्माण एवं उनका रखरखाव करना होगा। निर्माण एक पक्ष है, रखरखाव दूसरा पक्ष, जिसमें राज्य सरकारों की भूमिका होती है। समुचित रखरखाव न होने पर दिक्कत होती है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत सभी सरकारों को पत्र लिखा गया और दिल्ली सरकार के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए। उन्होंने 2017 में इसे लागू करने के लिए कहा था। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आवास के लिए बैंकों के माध्यम से मिले 29,000 आवेदन में से दिल्ली के 76 लोगों को ब्याज सब्सिडी के तौर पर 692 करोड़ रुपए दिए गए। पीएम आवास योजना के 4 प्रखंडों में से अन्य किसी भी प्रखंड के तहत दिल्ली सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला, अन्यथा उन्हें आवंटन मिलता। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अगर कोई मांग करती तो उसे अवश्य पूरा किया जाता, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्रीय सहायता ही नहीं मांगी। मनोहर लाल खट्टर ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार ने 2019 में अपनी मुख्यमंत्री आवास योजना चलाई, लेकिन केंद्र से मदद नहीं मांगी। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 2004 से 2014 तक 38,000 करोड़ रुपए का ही बजट सभी परियोजनाओं पर खर्च किया गया, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 10 साल में एक योजना में 50,000 करोड़ से अधिक राशि खर्च की गई। इससे पहले आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की फौजिया खान ने शहरों में बढ़ते अतिक्रमण, बढ़ते झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र, यातायात जाम, आवास इकाइयों की कमी के कारण छोटे से लेकर बड़े शहरी क्षेत्रों का ढांचा चरमराने की ओर सरकार का ध्यान दिलाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की स्मार्ट सिटी योजना बुरी तरह विफल हो गई है।
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 8 स्मार्ट सिटी बनाने की बात है, जिनमें से 7 की स्थिति बिल्कुल नहीं बदली है। भाजपा के शंभू शरण पटेल ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देश के बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों के आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए व्यापक प्रयास किए हैं। उन्होंने आम बजट में बिहार की विभिन्न योजनाओं के लिए किए गए आवंटन का उल्लेख करते हुए कहा कि इन बजटीय आवंटन से बिहार में न केवल छोटे एवं मझोले शहरों का बल्कि हवाई अड्डों और स्टेडियमों का भी विकास होगा। वाईएसआर कांग्रेस के वी विजयसाई रेड्डी ने वर्षा के बाद जगह जगह जल भराव की स्थिति की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि ड्रेनेज और आधारभूत ढांचे पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कल सदन के स्थगित होने के बाद जब वो बाहर निकले तो उन्हें संसद भवन परिसर में घुटने भर पानी से गुजरना पड़ा, जो वर्षा के कारण वहां भर गया था। उन्होंने कहा कि देश को 100 वर्ष पुराने आधारभूत ढांचों को दुरुस्त करने और ज़रूरत के अनुसार उन्हें नया बनाने पर भी ध्यान देना होगा। बहुजन समाज पार्टी के रामजी ने दिल्ली में कल हुई बारिश का जिक्र करते हुए कहा कि इस दौरान नाले में गिरने से एक मां और उसके बेटे की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि शहरी नियोजन और उस पर निगाह रखने की फौरन आवश्यकता है। उन्होंने दिल्ली के वसंत कुंज में नालों की हाथ से सफाई का जिक्र करते हुए कहा कि आज हम चंद्रमा तक पहुंच गए हैं, किंतु क्या हम कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते जिसमें नालों और सीवर से सफाई का काम मशीनों से किया जा सके। भाजपा के सदानंद महालू शेठ तानवड़े ने चर्चा में भाग लेते हुए अपनी बात कोंकणी भाषा में रखी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सदस्य ए रहीम ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट में केरल के लोगों के साथ दोयम दर्जे के नागरिकों की तरह व्यवहार किया गया है। IUML सदस्य हारिस बारिन ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना पूरी तरह से विफल साबित हो चुकी है, क्योंकि ये 2022 तक देश में सभी का अपना मकान के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई है। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि 1 वर्ष पहले बने नए संसद भवन में जिस प्रकार कल रात पानी भरा, उसी से पता चल जाता है कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय में कामकाज किस प्रकार चल रहा है। माकपा के वी शिवदासन ने कहा कि सरकार भले ही स्मार्ट सिटी की बात करे, किंतु ये तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के बिना शहरी विकास नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा ने कहा कि कुछ सदस्यों ने नए संसद भवन में वर्षा के बाद जल भराव की शिकायत की, किंतु उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि पूरे भारत में जब छत से पानी टपकता है तो नीचे बाल्टी लगा दी जाती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी ने झारखंड में पानी की कमी और आवास परियोजनाओं की समुचित निगरानी नहीं होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि रांची के लोगों को बहुत उम्मीद है कि वहां स्मार्ट सिटी जल्द से जल्द बनेगी। आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के बाद राज्यसभा में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा शुरू हुई, जिसमें विपक्षी कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि वो किसानों की आरती उतारने की बात करती है, लेकिन उनके रास्तों में कांटे बिछाती है और उनके साथ न्याय नहीं करती। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों के कल्याण के साथ ही उनके सम्मान के प्रति भी गंभीर है और तत्कालीन संप्रज्ञा सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की सिफारिश को ठुकरा दिया था। कांग्रेस सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार ने साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इस सरकार के 9 साल के आंकड़ों के अनुसार 1 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने कहा कि हर दिन देश में औसतन 31 अन्नदाता आत्महत्या कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र सिंह नागर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि उसे ये सोचना चाहिए कि किसानों की मौजूदा हालत के लिए जिम्मेदार कौन है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से ही किसान ऋण के जाल में फंसे थे और उन्हें राहत देने के नाम पर एक बार 72,000 करोड़ रुपए की योजना घोषणा की गई, लेकिन वास्तविक आवंटन 51,000 करोड़ रुपए ही था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों को राहत प्रदान करने के लिए अब तक किसान सम्मान निधि के तहत 3 लाख करोड़ सीधे उनके बैंक खातों में दे चुकी है। चर्चा में तृणमूल कांग्रेस की ममता ठाकुर, डेरेक ओब्रायन, द्रमुक के एम षणमुगम, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर वी विजयसाई रेड्डी, आम आदमी पार्टी के डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, जदयू के नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री HD देवीगौड़ा, बीजू जनता दल के सुभाशीष खुंटिया, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, राकांपा की डॉक्टर फौजिया खान, CPIM के विकास रंजन भट्टाचार्य, डॉक्टर जॉन ब्रिटास, भाजपा के सदन राठौड़ और भाजपा के कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह ने भी हिस्सा लिया। तो संसद समाचार में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।